और चलिए 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इसमें सबसे पहली खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर के रेवती रेंज में शहर के विभिन्न संगठन, संस्था और शहरवासी शाम 6 बजे तक 11 लाख पौधे लगाएंगे और इंदौर विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पौधारोपण में शामिल हुए। इंदौर में सुबह 6 बजे से रेवती रेंज में 11 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू हुआ। सूर्योदय होने के बाद शंख बजते ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पौधे लगाए। इसके बाद कई सामाजिक संगठनों के लिए लोगों ने पौधे लगाए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान और आज इंदौर के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने वाला है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंबेडकर ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बार कार्य समिति के सभी सदस्यों के अलावा सूबे के सभी विधायक, यूपी कोटे के मंत्री, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा यूपी के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा से उभरने के जतन में जुट गई है। लखनऊ में 3 दिन तक डेरा जमाकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हार की वजह तलाश चुके हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विधानसभा स्तर पर सभी से रिपोर्ट ले रखे हैं। अब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को लखनऊ में है, जिसमें पार्टी के जिसके जनाधार को दोबारा से जोड़ने का खाका रखा जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, कई दिग्गज शामिल हुए, लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उस पर मंथन हुआ है। अब किस तरीके से बीजेपी नई रणनीति के तहत काम करेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, कल ही से जो भी केंद्रीय मंत्री है बीएल वर्मा और भी तमाम जो जेपी नड्डा और भूपेश चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के अंबेडकर ऑडिटोरियम में ये जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है और ये बैठक अभी चल रही है। इस बार कार्य समिति के सभी सदस्यों के अलावा जो सूबे के जितने भी विधायक हैं, यूपी कोटे के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवारों को भी जो खड़े थे उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा यूपी के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सभी को आमंत्रित किया। करीब 3000 लोग इस बैठक में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो एक करारी हार मिली थी उसके मंथन को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा से किस तरीके से उभरा जाए, इसको लेकर 3 दिन तक यहाँ पे जो है इनका डेरा जमा रहेगा। और लोकसभा जो चुनाव हुए 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो काफी निराशाजनक रहा है और पार्टी को 2019 के मुकाबले 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इन्हीं नतीजों को मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जो है वो चल रही है और बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन तो होगा ही, साथ ही जो यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी मंथन किया जाएगा। और क्योंकि अब समय बहुत कम है, 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने को है, तो चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यही इस बैठक में जितने भी पदाधिकारी शामिल हुए हैं उनका भी कहना है कि जो यूपी की जो स्थिति है इस समय वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जौनपुर के जो विधायक है उनका भी एक पर्सनल स्टेटमेंट आया था, हालांकि बाद में उन्होंने वो बदल दिया था कि यूपी की जो हालात है वो ठीक नहीं है। अब प्रयागराज से जो मंडल अध्यक्ष है सियाराज और पिछला मोर्चा के अध्यक्ष है उनका भी ये कहना है कि जो कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो टूटा है और जो है अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मंत्री लोग मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि हमें बहुत मंथन की जरूरत है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है उसको जीतना बहुत जरूरी है और आने वाले उसके पहले जो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, क्योंकि 3 सीटों पर ही बीजेपी है वैष्णवी और बाकी की सीटें अन्य दलों के पास, अन्य विपक्षियों के पास है। तो इसको लेकर क्योंकि जो गठबंधन हुआ 2024 में, अगर हम बात करें चुनावों की, लोकसभा की, जो गठबंधन था काफी हद तक सफल रहा और समाजवादी पार्टी को इतनी ज्यादा संख्या में सीटें मिलना एक निराशाजनक बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि एक नारा था आपकी बात 400 पार। तो ये नारा जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी महंगा पड़ा है। जी
बिल्कुल वंदना जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर के मंथन हुआ है कि किस तरीके से जीत दर्ज की जाए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां ओडिशा की पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज दोपहर 1:28 खोल दिया गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और अन्य लोग मौजूद रहे। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने रत्न भंडार में मौजूद कीमती सामानों की एक डिजिटल सूची तैयार करने का फैसला किया है, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिटेंडेंट डीबी कटनायक ने कहा कि इंजीनियर्स मरम्मत कार्य के लिए रत्न भंडार का सर्वे करेंगे। कोषागार में कीमती सामानों की सूची की निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है। और वहीं कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ ने कहा कि मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी सहित समिति के सदस्य फिर से खुलने के बाद खजाने का दौरा करेंगे। तो आज 46 साल बाद रत्न भंडार खोला गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, जगन्नाथ का रत्न भंडार आज खोला गया है। 46 साल बाद की अवसर आया है कि आज रत्न भंडार खोला गया, क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उड़ीसा के जो प्राचीन जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है वो पूरे 46 साल बाद जो है वो दोबारा खोला गया है। और अब सामने ये भी आ गया है कि उसमें कितना खजाना है। और देखिए राज्य सरकार जो है उसने 14 जुलाई को 1:28 का आज समय तय किया था और ये समय पहले से ही तय कर दिया गया था। और देखिए आज वो शुभ घड़ी आ गई जब ये रत्न भंडार जो है वो खोला गया है। और देखिए जो रत्न भंडार खुलने से पहले जो मंत्री हैं हरिचंदन, उन्होंने ये बात कही थी कि आज हम जो है रत्न भंडार खोलेंगे और उसके लिए जो अंतिम मंजूरी है मुख्यमंत्री ने वो भी दे दी है। और इसके लिए देखिए तमाम जो है वो तैयारियां भी की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो पारदर्शिता को रखने के लिए जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को भी शामिल किया गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक से वैष्णवी अनुरोध भी किया गया था जिसे स्वीकार कर लिया गया और रिजर्व बैंक के एक प्रतिनिधि को इसमें जो है वो शामिल किया गया है। वहीं देखिए हर एक गतिविधि के लिए जो है वो अलग अलग टीमें बनाई गई है, चाहे गहनों की गिनती हो उसका भी जो है वो डिजिटल कैटलॉग बनाया गया है जिसमें जो तस्वीरें होंगी उनका कितना वेट होगा और कितनी जो है वो गुणवत्ता होगी, ये सब चीजें उसमें शामिल की गई है। और एक जो है देखिए डिजिटल कैटलॉग इन सब चीजों का बनाया गया है। और डिजिटल कैटलॉग की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें जो आने वाले दिन होंगे उसमें फिर से अगर गिनती की जाएगी तो इसमें इसकी मदद जो है वो ले सकते हैं। वहीं देखिए कड़ी सुरक्षा भी वहां पर की गई है, तमाम जो है वो फोर्सेस वहां पर तैनात की गई है ताकि कोई भी चूक जो है वो ना हो सके। बिल्कुल, कड़ी सुरक्षा के बीच और शुभ मुहूर्त में रत्न भंडार खोला गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कोटा में जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी स्टूडेंट्स की समस्याओं के निस्तारण के लिए नए नवाचार कर रहा है। कहीं पुलिस कोचिंग स्टूडेंट्स के मित्र के रूप में कार्य कर रही है, कहीं उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है। पुलिस हॉस्टल व कोचिंग सेंटर पहुंचकर उनके साथ दोस्ताना व्यवहार कर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक नया नवाचार करते हुए कोटा पुलिस ने ऐप के माध्यम से कोचिंग स्टूडेंट्स की समस्याओं को दूर करने का प्रयास शुरू किया है। इस ऐप में पैनिक बटन दबाने पर पुलिस सीधा संबंधित स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगी। इस दौरान स्टूडेंट्स के लिए एक एप्लीकेशन की लॉन्चिंग भी की गई है। इस एप्लीकेशन को सभी कोचिंग छात्र छात्राओं द्वारा अपने मोबाइल में डाउनलोड किया जाएगा और स्टूडेंट जब भी कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे उसी समय इस एप्लीकेशन का पैनिक बटन दबाना होगा। पैनिक बटन दबते ही छात्र की लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी, जिसके बाद पुलिस तुरंत जाकर छात्र छात्राओं को संभालेगी और उसकी समस्याओं का समाधान करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, पुलिस की एक नई पहल है, किस तरीके से ये ऐप काम करेगी? बिल्कुल वैष्णवी, ये कोटा जिला प्रशासन और
कोटा पुलिस की एक नया नवाचार है, जिसके तहत जो स्टूडेंट्स है उनको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जब भी वो डिप्रेशन में या मान लो ऐसी कोई स्थिति में कभी रहते हैं तो वो सीधे जो सूचना है वो जिला पुलिस के पास पहुंच जाएगी। और जिला पुलिस जिन स्टूडेंट्स इस ऐप का यूज करेंगे, यूजर्स रहेंगे, उनके पास जाके जानकारी जुटा के उनकी संवाद करेगी, साथ में उनकी जो काउंसलिंग है, जो मनोरोग विशेषज्ञ है, वो उनकी तमाम जो उनकी परेशानी है उन पे वो बात करेंगे। और आपको भी पता है वैष्णवी की कोटा एक हब है, एजुकेशन हब के रूप में पूरे देश भर में जाना जाता है, और यहाँ पे पूरे देश भर के बच्चे आते हैं और तमाम जो स्टडी के लिए रहते हैं। और एकाकी जीवन रहने से कहीं ना कहीं बच्चे, आप भी देख रहे हो कि आए दिन यहाँ पे सुसाइड केस ज्यादा बन रहे हैं, तो उसी के तहत जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने यहाँ पे ये नवाचार किया है। नवाचार का जो उसकी शुरुआत है वो कर दी गई है, और कॉलेजें हैं, स्कूल्स हैं, उनमें ये अभी तक ट्रेनिंग का काम किया इसकी शुरुआत की जा चुकी है वैष्णवी। पहल है पुलिस की और काफी सहायता इससे स्टूडेंट्स को मिलेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान पाल बाल बच गई है। जब वह पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। ट्रंप पर एक शूटर ने गोलियां चलाई जो उनके कान को छूते हुए निकल गई। इस घटना में ट्रंप घायल हो गए और उनके कान से खून भी निकलने लगा। फिलहाल डॉक्टरों ने ट्रंप का इलाज कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।